ड्रामा के स्टार्टिंग में ड्रामा की मेन कपल लीन और जिंग दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। ये उन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। तभी जिंग का फियांसे यान कमरे में आ जाता है उन दोनों को देख करके। बस जिंग से इतना कहता है, तुमने मुझे ये दिखाने के लिए बुलाया था, एंजॉय करो, कह के वहां से जाने लगता है। जिंग का ये देख करके दिल टूट जाता है। वो यान से बात करने के लिए जाती है, कहती है कि तुम मेरे फियांसे हो, मैं यहाँ एक स्ट्रेंजर लड़के के साथ हमारे वेडिंग रूम में हूँ और तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। तभी वहां पर यान को जिंग की सौतेली बहन जिजी का फोन आता है। लीन छुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। यान जिंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो, जीजी का बर्थडे है, वो मुझे पार्टी के लिए बुला रही है, मुझे जाना ही पड़ेगा। जिंग उससे कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। यान कहता है, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, बस इतना ही ना, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। ये सब कुछ ड्रामा बंद करो, मुझे पता है कि ये लड़का स्ट्रेंजर है और तुम्हारा उसके साथ कुछ नहीं चल रहा है। ये कहानी बहुत ज़्यादा ही अलग थी। मुझे तो ये कहानी पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले यान जिंग को उसके बर्थडे पार्टी के लिए पैसे दे करके चले जाता है। ये कहता है, वैसे भी सिर्फ तुम्हें तो पैसे से ही मतलब है। जिंग रोने लगती है, शायद उसने गलत इंसान को चूज कर लिया शादी करने के लिए। यान वहां से अपना फोन लेकर के चले जाता है। लीन सोचता है कि शायद उसका प्लान काम कर रहा है। वो यहाँ पर चुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। जिंग एक अननोन इंसान से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे बोलती है, तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा है। तो वो उसे कहता है, शायद तुम फेक कर रही थी, तुम्हें रियल में उस इंसान के साथ रोमांस करना चाहिए। जिंग यान को कॉल करती है और कहती है, माना अब तक ये फेक था, लेकिन अब वो उस लड़के के साथ सच में इंटीमेट होने जा रही है और अगर यान वापस नहीं आया तो फिर वो उसे कभी कंसिडर नहीं करेगी। लेकिन यान वहां से चले जाता है। जिंग आगे बढ़ती है, लीन को मेल मॉडल समझ करके उसके साथ रोमांस करने के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंग जिस लड़के से बात कर रही है उसे अपना फ्रेंड समझ करके पिछले 7 सालों से वो कोई और नहीं, लीन ही है। आगे ये कहानी चल के काफ़ी ज़्यादा वाली कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यहाँ पर जिंग हिम्मत करके लीन के साथ रोमांस करने के लिए आगे तो जा रही है, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था यान को धोखा देने का। भले ही यान ने पिछले 7 सालों में ना जाने कई बार जिंग को धोखा ऑलरेडी दे दिया था, बट फिर भी वो ये कर नहीं पा रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है जब उसके फादर ने 7 साल पहले उसे फॉरेन भेज दिया था। यान ने उसे प्रॉमिस किया था वो पूरी जिंदगी उसके लिए लॉयल रहेगा, लेकिन 7 साल बाद जब वो वापस आई अचानक से, तब देखती है कि यान उसी की सौतेली बहन जीजी के साथ इंटीमेट हो रहा है। तो उसे समझ में आया कि लॉयल्टी नाम की शायद इस दुनिया में अब कोई चीज़ ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी वो यान पर गिव अप नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर वो खुद को रोक लेती है। मोलिन के साथ इंटीमेट नहीं होती है, अपने कमरे में जाती है और यान को मैसेज डालती है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो उससे शादी नहीं करेगी। लेकिन यान इस बात को काफ़ी कैजुअली लेता है। उसने जिन को फॉरएवर आफ्टर समझ लिया था। वो जेजे को किस करते हुए कहता है, अरे वो मुझसे शादी करने बिना जाने ही कहाँ वाली है। जेजे को तो ये लग रहा था कि यान उससे प्यार करता है और वो उसी के साथ वापस से रात बिताता है। इधर दूसरी तरफ जिन ने खुद को अपने कमरे में बंद करके रखा था। लीन उसे सूप दे करके जाता है और कहता है, आई नो हम दोनों स्ट्रेंजर है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ लाइन क्रिएट करनी है, कहाँ डिस्टेंस क्रिएट करना है। जिंग को याद आता है, अरे ये लड़का तो उसके वही बचपन के छोटे दोस्त की तरह बोल रहा है जो कि पिछले 7 सालों से गायब है। अब वो उसे ढूंढने के लिए जा रही है, लेकिन लीन वहां पर था ही नहीं। इधर दूसरी तरफ हम लोग लीन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ कार से निकल रहा था। हमें पता चलता है वो स्पेशली यहाँ पर जिंग के लिए आया हुआ है, लेकिन उनका रिलेशन इतना सिंपल नहीं है जो कि इतनी सिंपलिसिटी के साथ दिखाया जा रहा है। अगली सुबह यान यहाँ पर जिंग से मिलने के लिए आती है। वो गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यान उससे कहता है कि ओवर ड्रामा मत करो। जिंग कहती है, मैं ड्रामा कर रही हूँ? तुमने मुझे वादा किया था तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे, और तुमने मुझे धोखा दिया भी किससे? मेरी म- मतलब डैड के मिस्ट्रेस की बेटी के साथ। लिटरली तुम्हें और कोई नहीं मिला? अगर तुम्हें वो इतनी पसंद थी तो ठीक है, अगर मैं यही करती हूँ, मैं तुम्हारे सौतेले भाई के साथ जाकर के सोती हूँ, तो क्या तुम इन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाओगे?
यान इस बात पर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे सौतेले भाई बहनों से बहुत ज्यादा ही नफरत था और ये जो लीन था वो असल में यान का सौतेला भाई ही था। वो गुस्से में जिंग पर हाथ उठा देता है। जिंग कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। तुमने मुझे फॉरएवर आफ्टर समझ करके रखा हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया उस इंसान के साथ जिससे मैं नफरत करती हूँ। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये कह के वो वहां से निकल जाती है। साथ ही में उसने यान को ये भी बता दिया था कि उसने उस इंसान के साथ रात बिता ली है, वो उसके साथ इंटीमेट हो चुकी है। जिंग बाहर निकलती है तो लीन उसे लेने के लिए आता है। अब वो उसके साथ फिलहाल चली जाती है। अगले दिन जिंग और यान का जो एंगेजमेंट था वो वहां पर अनाउंस होने वाला था। जिंग रेडी होकर के वहां से निकलती है जहां पर कि हम लोग देखते हैं जीजी की जो मॉम थी वो ऑब्वियसली जिंग को तो पसंद नहीं करने वाली थी। वो स्टेज पर जाती है, उसके फादर भी सोचते हैं कि ये क्या कर रही है यहाँ पर। जिंग जाते ही कहती है कि असल में वो यान से शादी नहीं करना चाहती है। यान इस बात पर गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या ड्रामा कर रही है। उसे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर नहीं चलने वाला है। वो उससे शादी करना चाहती थी और वो शादी यहाँ पर कर रहा है तो भला उसे और क्या ही चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो सबके सामने यान और जीजी का वो फोटो चला देती है जिसमें कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और अब इस वजह से तो सब जगह पूरा हड़कंप मच जाता है कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे उसका उसके साथ अफेयर चल रहा है। अब सारे लोगों ने जज करने लगते हैं कि उसकी अपनी बहन इस तरीके से उसे धोखा दे रही है। ये सारी चीज़ें दिखाते हुए जिंग यान को कॉल करती है, यान के डैड को, और उसे कहती है कि सॉरी अंकल, अब आपका बेटा चीटर है, वो मेरी सौतेली बहन के साथ सो रहा है तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। सबके सामने वो ये अनाउंस कर देती है कि वो यान से अपना रिश्ता तोड़ रही है। यान को जीजी पसंद है तो वो उसे रख सकता है। यहाँ पर उसके फादर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे क्योंकि ये सिर्फ शादी ही नहीं थी, उनके बचपन की दोस्ती भी थी और बिजनेस कॉपरेशन भी था। फिर भी सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ तोड़ करके जिंग वहां से निकल जाती है और यान उसे रोकने तक के लिए नहीं जाता है। बाहर निकलती है तो लीन वापस से उसे लेने के लिए आता है। अब जिंग सोच रही थी कि हर बार लीन उसके सामने क्यों आ जा रहा है उसका हेल्प करने के लिए, लेकिन फिलहाल उसके पास लीन के साथ जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं। जिंग को ये लगता है कि लीन तो कॉलेज स्टूडेंट है, ऊपर से मेल मॉडल भी है, उसके पास इतना अच्छा कार कहाँ से आया। बट उसे पता नहीं था कि लीन अच्छा खासा पैसे वाला है। वो लोग तो वहां से निकल जाते हैं। इधर यान उसे देखने के लिए आता है तो देखता है कि जिंग किसी के साथ कार से जा चुकी है। लीन जिंग को अपने घर लेकर के जाता है। वो घर उसने अर्जेंटली ही बाय किया था ताकि जिंग को डाउट ना हो उस पे। वो उसे कहता है कि हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये घर खरीदा है। जिंग कहती है लगता है कि तुम्हारा बिजनेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा है, चलो अच्छी बात है। मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए स्टे करने वाली हूँ जब तक कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। लीन यही तो चाहता था। सामने से जिंग ने जब ये बात कह दिया तो फिर उसे इस बात से और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो यहाँ पर जिंग का हेल्प भी कर रहा था और उससे खुद हेल्प भी ले रहा था। जिंग को सबसे बड़ी बात ये नहीं पता थी कि लेन ही उसका वो 7 साल पहले का दोस्त है जिससे से वो बात कर रही है। लेन इस बात से शर्माते हुए कमरे में अंदर चले जाता है। जिंग चेंज वेंज करके अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड से बात करते समय उसे पता चलता है कि जिस मेल मॉडल को उसकी फ्रेंड ने भेजा था असल में वो तो उसके पास है, तो जिंग किसके साथ है। जिंग को लगता है कि लेन अगर मेल मॉडल नहीं है तो फिर वो है कौन और उसने उससे झूठ क्यों बोला। इस बात पर वो गुस्से में जाकर के लीन की थोड़ी सी पिटाई लगाने लगती है और कहती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला कि वो मेल मॉडल है। लीन उसे याद दिलाता है कि जिंग ने उसे कुछ बोलने पूछने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वो उससे मिली तो जिंग ने खुद ही उसे कहा कि वो उसके साथ चले। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसे पैसे की ज़रूरत थी और जिंग उसे पैसे दे रही थी तो फिर उसे क्या ही प्रॉब्लम था, इसी वजह से वो उसके साथ चल लिया। जिंग को ध्यान आता है कि लीन तो वैसे सही कह रहा है। अब वो से कहने लगता है कि वैसे भी मैं अगर मेल मॉडल नहीं हूँ तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था तुम्हारे साथ, ये तो अच्छी बात है, मैं क्लीन था और मैं खुद को तुम्हें शॉप करने के लिए तैयार हूँ। इधर दूसरी तरफ यान उस लड़के के बारे में पता लगाता है तो उसे वही नॉर्मल चीज़ें पता चलती है। वजीन को कॉल करता है और कहता है कि हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, इस बात को भूल करके आगे बढ़ते हैं और हम वापस से शादी के लिए ही आगे सोचते हैं। लेकिन जिंग कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं एक धोखेबाज के पास वापस जाने वाली हूँ। मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश हूँ, तुम जीजे के साथ खुश रहो, वैसे भी तुम एक नाजायज़ लड़की को ही डिजर्व करते हो। वो यहाँ पर जानबूझ कर के ये दिखा रही थी कि वो लीन के साथ रोमांस कर रही है। गुस्से में यान फोन कट कर देता है। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा ही हो रहा था।
वो वैसे भी जो सारे लड़के चाहते हैं वो भी वही चाहता था, जिंग और जीजी दोनों को साथ रखना। लेकिन जिंग समझदार थी, समझदार कैरेक्टर थी और वो यान को दोबारा मौका नहीं देती थी। लेकिन लीन और जिंग यहाँ पर दोनों इंटीमेट ज़रूर होते हैं। लीन ने पूरी तरीके से खुद को डिवोट कर दिया था जिंग के लिए, और बदले में जिंग वही सोच रही थी कि अगर ये गरीब है, कॉलेज स्टूडेंट है तो कोई बात नहीं, वो उसे पैसे दे करके उससे हेल्प ले लेगी। जब जिंग सो रही थी तब लीन का फ्रेंड यहाँ पर आता है। अभी कुछ टाइम पहले लीन की हार्ट सर्जरी हुई थी। उसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। साथ ही में वो जिंग का हेल्प कर रहा था। जिंग ने जो पैसे इतने सालों में उसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, वो पैसे अच्छे खासे हो गए थे। वो अपनी दोस्त की हेल्प की वजह से उन्हें अब तक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा चुका था। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं, ये सारी बातें यान को पता चलती है कि वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद वो उसे ओवर एस्टिमेट कर रहा है और वो उसका क्या ही बिगाड़ेगा। इधर हम लोग जिंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर यान से अपना रिलेशन नॉर्मल हो गया, ये चीज़ तो दिखाना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर तुम्हें पैसे देंगे। लेकिन जिंग मना कर रही थी। साथ ही में उन्होंने उसकी मॉम का जो झूठा अफेयर था वो सब कुछ भी वायरल हो गया था। लीन यहाँ पर जिंग का हेल्प करता है और उसकी मॉम की जो अफेयर की बातें फैल रही थी उसे सप्रेस करने के लिए अपने फ्रेंड को बोलता है। हालांकि इसमें अच्छे खासे पैसे लगने वाले थे, लेकिन फिर भी वो इस बात से पीछे नहीं हटता है। रेडी वेडी हो करके जिंग अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकलती है। घर पर जाने पर उसकी स्टेप मदर जब उसके साथ बदतमीजी से बिहेव करती है तो जिंग उसे थप्पड़ मार देती है। उसके फादर उसे कहते हैं कि जब तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जिनका कहना था, चली जाऊंगी, अपनी मॉम की लेगेसी लेकर के चली जाऊंगी। उसके फादर कहते हैं वो तो नहीं मिल पाएगा तुम्हें, और मुझ पर केस करने का सोचोगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई तो है जो कि उनकी न्यूज को सप्रेस कर रहा है। अपनी वाइफ की चीटर होने का न्यूज खुद जिंग के डैड ने ही बाहर वायरल किया था, ताकि वो अपने कैरेक्टर को सेव कर सके। वहाँ से निकल कर के ज़िंग अपनी दोस्त के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए चली जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी लीन ज़िंग को वहाँ से लेने के लिए आ जाता है। अल्कोहल का पेमेंट करने के लिए वो ज़िंग का एंगेजमेंट रिंग निकाल करके उसके फ्रेंड को दे देता है। उसने ये चीज़ जानबूझ करके किया था और वो ज़िंग को वहाँ से लेकर के जाता है। जब कुछ देर बाद ज़ेंग की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो वापस से लिन के घर पर है। यहाँ पर वो पूछती है, मेरा वेडिंग रिंग कहाँ गया? तो लिन का कहना था कि कल अल्कोहल पेमेंट के लिए मैंने वो रिंग दे दिया। वो ज़ेंग के करीब जाने लगता है। ज़ेंग उससे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो? तो लिन उसे कहता है, वही जिस काम के लिए तुमने मुझे रखा है। बट वो उसे वहाँ मना कर देती है। उसे यहाँ पर यान का फ़ोन आ रहा था। वो उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसे उसकी मॉम की कुछ ज्वेलरीज़ वग़ैरह जो कि उनकी लेगेसी थी, उसे देता है। जिंग जानबूझ के उसे प्रोवोक करने के लिए कहती है कि मैं बस अपनी मॉम की चीज़ों को यहाँ से लेकर के जा रही हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। साथ ही में मैं इस बात के लिए रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें क्यों चूज़ किया। मुझे तुम्हारे सौतेले भाई को ही चुन लेना चाहिए था बचपन में। तुम्हारी वज़ह से मैंने उसे बहुत हर्ट किया। इस बात पे यान उसे कहता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम जो भी कर लो, वो इस दुनिया में नहीं आने वाला है। तुम्हें मेरे पास वापस आ जाना चाहिए। इस बात पर जिंग शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि जब लास्ट टाइम उसने यान के कहने पर लीन को परेशान किया था। लीन इतना ज़्यादा बदमाश था कि उसने यान इतना ज़्यादा बदमाश था कि उसने बचपन से ही यहाँ पर लीन को सिर्फ और सिर्फ परेशान ही किया था। जब जिंग को इस बात का पता चलता है कि उसकी वजह से लीन की जान गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में चली जाती है। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा शौक लगता है। उसकी वजह से एक इंसान मारा गया। वो वहाँ से चली जाती है। रोते-रोते वो बिना कुछ सोचे समझे लीन के पास पहुँचती है। लीन उसके रोने का कारण पूछता है तो वो उसे बताती है कि मेरा बचपन का इकलौता दोस्त, जो कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसे मैंने खो दिया, वो इस दुनिया में नहीं है। वो लीन के बारे में बोल रही थी जो कि यहाँ पर ज़िंदा था, लेकिन लीन चाह कर के भी उसे ये सच्चाई फ़िलहाल नहीं बता सकता था। वो ज़िंग को सँभालता है, वो रोते-रोते ही सो जाती है। अगली सुबह उसे उसके डैड के कॉल से नींद खुलती है। वो अपने डैड पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि जब लीन की जान गई तो उसके फ्यूनरल में उन लोगों ने उसे क्यों नहीं बुलाया। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब उसके फादर उसे कहते हैं कि अगर वो यान के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक दिखाएगी तो उसे जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है।
जिंग इस बात पर उन्हें 100 मिलियन का डिमांड कर दी है कि बदले में उनकी कंपनी के शेयर्स अप कराने के लिए वो 100 मिलियन उनसे डिमांड कर रही है। उसके फादर ये देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो वहां से निकल ही रही थी कि लीन उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोक रहा था, लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, आई थिंक मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा, तुम अपना काम कर लो, हम बाद में मिलते हैं। लेकिन लीन उसे रोकते हुए कहता है, अब तुमने मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं तो मुझे सर्व करने का कभी मौका तो दो। अब जिंग के वो पास जाने लगता है ये कह के, तो जिंग उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, आई थिंक मुझे ये सब कुछ तुम्हारे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिस काम के लिए तुम्हें रखा था वो काम तो पूरा हो चुका है। लेकिन लीन उसे कहता है कि नहीं, अब तुमने मुझे पेमेंट तो कर ही दिया है, तो अगले 1 महीने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। जिंग को कुछ समझ नहीं आता है, वो वहाँ से सिर्फ जाना चाह रही थी। लेकिन कहीं न कहीं वो लीन से अट्रैक्टेड इसलिए भी फ़ील कर रही थी, क्योंकि लीन का शक्ल उसके उसी बचपन के फ्रेंड से मैच करती थी। आफ्टर दैट वो वहाँ से निकल कर के अपने वही पुराने वेडिंग रूम में जाती है, जिस वेडिंग रूम में वो लीन के साथ पहली बार थी। सब कुछ उसी तरीके से बिखरा पड़ा था। यान यहाँ पर आने तक की भी ज़रूरत नहीं समझा था कि वह यहाँ आकर के चीज़ों को ठीक करा सके। जिंग अकेले ही वहाँ बैठ कर के ड्रिंक करने लगती है। बहुत ही ज़्यादा अकेले महसूस कर रही थी वो। तभी थोड़ी ही देर में लीन वहाँ पर पहुँचता है। जिंग उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका कहना था कि मैं यहाँ पर सर्व करने के लिए आया हूँ। तुमने मुझे यही करने के लिए तो रखा हुआ है ना? वैसे भी यान तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें पता है कि वो तुम्हें किस तरीके से धोखा दे रहा है। जब से तुम यहाँ से गई हो तब से वो जीजी के साथ इंटीमेट हो रहा है, तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। जिंग ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बचपन का दोस्त, उसका बचपन का फियोंसे उसे इस तरीके से धोखा दे सकता है, वो भी उसकी सौतेली सिस्टर के साथ। वो बस उसे हक करके सुलाता है। अगली सुबह जब जिंग की आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो वापस से लीन को हक करके सो रही है। वो उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? इस बात पर लीन उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हुआ था। तुमने मुझे जो काम करने के लिए रखा हुआ है वही काम तो मैं कर रहा हूँ। वो जिंग को वहां से बाहर निकल के लेके जाता है, जहाँ पर कि जिंग प्लान के हिसाब से यान को लंच बॉक्स डिलीवर करने के लिए जाती है। यहाँ पर लीन उसे कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तो जिंग सारी बातें बता देती है, अपने डैड के शेयर वाला मैटर। वो कहता है बस इतना ही नहीं, ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिंग समझ नहीं पा रही है और लंच लेकर के यान के ऑफिस पहुंचती है। लेकिन तभी उसे लीन कॉल करता है और बताता है कि असल में जो डैड के शेयर्स वो अब कराना चाह रही थी वो पूरा हो चुका है। तो अब जिंग को लंच देने का ज़रूरत नहीं था, वो वापस आ जाती है। वो बहुत ही खुश थे। उसे अपने डैड से एक्स्ट्रा 50 मिलियन भी मिल चुके थे। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है कि जीजी यान से मिलने के लिए जा रही है। वो कहती है चलो, अभी एक ड्रामा करना बाकी ही है। वो वापस से अंदर जाने लगती है, अपने फादर से कहती है, फादर आपको नहीं लगता है कि हम दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा दिखाना चाहिए रिपोर्टर्स को भी, तभी तो उन्हें पता चलेगा। उसके फादर को तो पता नहीं था कि जीजी मिलने के लिए आई हुई है, और वो जानबूझ करके सबको लेकर के ऑफिस के अंदर पहुंच जाती है, जहां पर कि जीजी टेबल के नीचे छुपे हुए थी। अब जिंग को तो ये सब कुछ पता था। जिंग जानबूझ करके रिपोर्टर्स के सामने यहाँ पर जीजी को बुला देती है और उनके सामने वापस उनकी बेइज्जती हो जा रही है कि इट मीन्स कि सच में यान और जीजी का अफेयर ही चल रहा है। तभी तो वो अंडर द टेबल इस तरीके से छुपी हुई है। अब जिंग को अपना रिलेशनशिप यान के साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसे 100 मिलियन तो मिल चुके थे। ये सारी बातें लीन को पता चलता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा था। उसका शेयर्स वाला काम तो ये हो ही चुका था। रिपोर्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। जीजी कहती है कि वो उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है? जिंग कहती है जब तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना था, जब अपने होने वाले जीजू के साथ तुम सो रही थी, तो तुम्हें नहीं लगा था कि लोग तुम्हें क्या नज़रों से देखेंगे? अपनी मोमो वाला काम कर रही हो तुम। तुम्हारी माँ ने जैसे मेरी माँ की जगह ले ली, वैसे ही तुम लेना चाह रही हो। वो यहाँ से कहती है मैंने तुम्हारा इतना घटिया रूप कभी देखने का एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं था। आई होप हम दोबारा कभी एक दूसरे से ना मिलें। ये कह के वो वहां से निकल जाती है। अब यान जीजी को काम डाउन करने लगता है। जिंग यहाँ से नीचे जाती है। वो लीन से बहुत ज्यादा ही खुश थी। लीन उसे यान के कार का टायर पंचर करने का आइडिया देता है, जिससे कि उसे थोड़ा और सेटिस्फेक्शन मिल सके। जिनको ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगता है और वो दोनों मिलकर के यहाँ पे यान के कार का टायर पंचर कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। यान जा करके भी फिलहाल उन्हें फॉलो नहीं कर सकता था। और जो यान को जिस लड़के के बारे में पता चला था ना, असल में वो लीन का दोस्त था, ना कि लीन, क्योंकि अगर वो लीन को देखता तो वो पहचान ही जाता।
लीन ने ये सब कुछ किया हुआ था, वो अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहा था। जिंग लीन से बहुत ज़्यादा ही खुश थी और वो अगले कुछ दिनों के लिए लीन के साथ ही रहने का डिसाइड करती है। वैसे भी 1 महीने का पेमेंट तो उसने लीन को कर ही दिया है। घर जा कर के वो अपने ऑनलाइन स्ट्रेंजर फ्रेंड से बात करती है, अपनी मन की फीलिंग शेयर करती है, जहाँ पर कि वो लीन का वापस से सारा डेथ मेमोरियल रखना चाह रही थी। उससे बात-वात करने के बाद वो फ़ोन रखती है, यहाँ पर बाहर देखने के लिए जाती है। लीन काम कर रहा था, उसे देख कर के ना जाने क्यों उसे वो उसी की तरह लगता है, लेकिन वो कहीं न कहीं जानती थी कि वो इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन वो पूरे शहर को ये बताना चाह रही थी कि वो लीन के लिए क्या कर रही है। इधर यान तक भी ये बात पहुंचता है, वो इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और जिंग को ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर कि जिंग अपनी भी सारी फोटोज उसे जला रही थी। ये सारी चीजें यहाँ पर लीन देख रहा था। यान उसे कहता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, हम दोनों दोस्त भी तो हुआ करते थे, क्या ये सब कुछ करना जरूरी है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इस बात पर उसका कहना था, वही तो प्रॉब्लम है कि हम दोनों बचपन के दोस्त भी हुआ करते थे, तब भी तुमने मुझे धोखा देना ही ज़रूरी समझा और किस मुँह से अब तुम मेरे पास आकर के ये कहते हो कि मैं उन सब बातों को भूल जाऊँ। 7 सालों से तुम जीजी के साथ सो रहे हो और मैं इन बातों को भूल जाऊँ, और तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं तुम्हारे सौतेले भाई से कनेक्टेड हूँ। मैं अब तुमसे कोई रिश्ता कभी नहीं रखने वाली हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो उनमें से एक फ़ोटो निकाल के उसके पीछे-पीछे जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किसी भी तरीके से जो लीन है, वो जीजी से कनेक्टेड है। एक पल को तो यहाँ मुझे लगा था कि कहीं लीन विलेन तो नहीं है। सच्चाई तो हमें आगे पता चलेगा। जिंग शांति से बैठी हुई थी। लीन उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसे परस्यू करना चाहता है। वो शायद उसे प्यार करने लगा है। जिंग इस रिलेशनशिप को एक ट्राई देना चाहती थी। वैसे भी उसे कोई तो चाहिए ही था। तो वो लीन की इस बात को हाँ कह देती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। यान इन चीज़ों को देखता है और वो पहली बार यहाँ पर लीन को देखता है। लीन को देखते ही वो पहचान जाता है कि उसका सौतेला भाई जिंदा है, और कहीं न कहीं उसे ये भी लग रहा था कि वो ये सब कुछ उससे बदला लेने के लिए कर रहा है। इसी वजह से उसने जिंग को पटाया है। लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर करता तो भी जिंग उसकी बातों का भरोसा नहीं करती। इसी वजह से अब वो अपने तरीके से लीन को हैंडल करने का डिसाइड करता है। वो उसे बहुत नफ़रत करता था। अगले दिन लीन और जिंग दोनों डेट पर जाते हैं। यान उन पे नज़र रखा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन उसकी खुशियाँ जल्दी ही टूटने वाली थी। अगले दिन यान ने जीजी से ब्रेकअप कर लिया था। जीजी से कहती है कि तुमने मुझसे कभी प्यार भी किया था? क्योंकि इन 7 सालों में मुझे कभी इस बात का तो एहसास नहीं हुआ। यान उसे कहता है, अच्छा, और जब तुम अपने आप को बड़ा मुझे कमज़ोर दिखा रही थी अपने आगे, क्योंकि तुम जिंग को हराना चाहती थी, तुम्हें मिस्ट्रेस की बेटी कहलाना नहीं पसंद था, तब तुम्हारा ये कहाँ गया था सोच? हाँ, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो नाजायज़ बच्चों से इतनी नफ़रत करता था, तुमसे मैं प्यार कैसे कर सकता था? मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। अगर तुम्हारा कनेक्शन लीन से ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास आता भी नहीं। असल में जीजी और लीन का कोई तो कनेक्शन है, वो कनेक्शन क्या है वो हमें आगे पता चलने वाला है। तो यान जीजी से ब्रेकअप करके अब जिंग के पास वापस जाने का डिसाइड करता है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, लड़का हो या लड़की, आप कुछ भी करो फिर मुँह उठा के वापस चल जाओगे तो इमोशंस की वजह से इंसान आपको माफ़ कर देगा। किसी के साथ इंटीमेट होना उस इंसान की सबसे अंतिम गलती होती है, जिसके बाद उसे कभी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। ये तो मेरा पर्सनल थॉट है। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जिंग जब लीन से, यानी कि अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड से बातें कर रही थी, तब एक पल को उसे डाउट होता है कि कहीं उसका वो ऑनलाइन फ्रेंड लीन ही तो नहीं है। लेकिन लीन उसे ये बात पता नहीं लगने देता है। वो उसे दिखा देता है कि वो असल में काम में बिजी है। जिंग भी सोचती है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है, ये कॉलेज गाय उसका ऑनलाइन फ्रेंड कैसे हो सकता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो लीन से मिलने के लिए जा रही थी, तभी वो अचानक से बेहोश होने लगता है। यहाँ पर जीजी आकर के उसे संभाल लेती है। जीजी को पता था कि लीन का क्या असलियत है। जैसे ही ये असलियत जिंग के सामने आता है, तो वो शॉक हो जाती है कि असल में ये तो वही बंदा है जो को उससे ऐसा लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी फ्रेंड भी बताने के लिए उसे कॉल करती, उसे लीन के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन मिली थी। जिंग कहती, हाँ, मुझे पता चल गया कि लीन ही यान का वो सौतेला भाई है जिसे कि वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी, और उसे पता चला था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो लीन से अपना रिलेशन तोड़ करके वहाँ से चली जाती है। लीन बेहोशी की हालत में जिंग को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन अब उसे उस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रहना था। वो वहाँ से जा रही थी। यान भी उसे यही सच्चाई बताने के लिए आता है।
जिंग उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है ये सारी गलतियां करने के बाद तुम मेरे पास वापस आओगे और कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? यान कहता, हाँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। जिंग कहती है, तब तो मुझे तुम्हारा घटिया प्यार नहीं चाहिए जो कि किसी और के साथ भी हम बिस्तर हो जाता हो जा करके, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये कह के वो वहां से अकेले सब कुछ छोड़ करके चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर के जिंग अपने दोस्तों के साथ मिल करके कुछ गार्ड्स को हायर करती है और उस घर में पहुंच जाती है जहां पर कि वो लीन के साथ रहती थी। पूरे घर को तोड़वाती है, साथ ही में अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड से बात करके लीन को जान से मरवाने के लिए वो गुस्से में हायर करने का कोशिश करती है। अब यहाँ पर वो उसे हाँ करवा देता है, ये कहते हुए कि अगर वो किसी और को हायर करेगी तो वो ज्यादा डेंजरस होगा। घर वर तोड़ करके वो लोग वहां से निकलते हैं। जिंग अब यहाँ पर एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। ये प्रोजेक्ट काफी टफ भी होने वाला था, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता तो जिंग के पास बहुत ही पैसे आते। वो पैसे पाने के लिए वो यान से शादी करने के लिए हाँ कह देती है, लेकिन उसने प्लान कुछ और ही किया हुआ था। इथेलीन को भी ये बात पता चलता है कि जिंग उसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। शादी वाला दिन आता है जहाँ पर कि सारे रिलेटिव आए हुए थे। जिंग स्टेज पर जाती है यान के साथ शादी करने के लिए। स्टेज पर वो अपने साथ लीन का फोटो लेकर के गई थी। यान इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिंग उसे कहती है, हाँ, तो मैं लीन के बिना शादी नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ? ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। तब इस शादी के वेन्यू पर लीन इंटर करता है। वहां आते ही और उसकी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील हो जाती है कि लीन असल में यान का सौतेला भाई है। अब उसके फादर भी लीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि वो पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग बन चुका है। वो जिंग को वहां से लेकर के जा रहा था। जिंग गुस्से में उसे थप्पड़ मार दे रही है क्योंकि उसे लीन का असलियत बहुत टाइम बाद पता चला था। लेकिन फिर भी लीन वहां से जिंग को लेकर के जाता है। यान बीच में उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। लीन के गार्ड्स उसे संभाल लेते हैं। लीन और जिंग दोनों आपस में बातें कर रहे थे। लीन उसे कहता है, आई नो कि तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें झूठ क्यों बोला, लेकिन शायद उस वक्त यही सही था। जिंग इस बात पर थोड़ी सैड हो जाती है कि असल में वो ये सोच रही थी कि उसकी वजह से लीन का जान चला गया, लेकिन लीन जिंदा है। वो इस बात से बहुत ज्यादा ही खुश है। लीन उसे कहता है, हाँ, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी बुली नहीं करना चाहती थी। तुम यान के कहने पर मुझे परेशान तो कर देती थी, लेकिन फिर उससे छुपा करके मेरी मदद भी करती थी। मेरी लाइफ की इकलौती प्यार तो तुम ही हो। जिंग उसकी बात मान जाती है। वो दोनों शादीशुदा कपल की तरह रहने का सोच रहे थे, लेकिन जिंग शर्माते हुए वहां से बाहर निकलती है। अपने ऑनलाइन दोस्त को सब कुछ बताने के लिए फोन करती है। इतना ही नहीं, उससे वो उसके किलर को रोकने के लिए भी बोलती है। तब उसे पता चलता है कि असल में वो कोई और नहीं है, उसका ऑनलाइन फ्रेंड तो लीन ही है। अब लीन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगा इन 7 सालों में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था। जिंग इस बात से बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। दोनों वहां से उनके वेडिंग रूम पहुंचते हैं। पहले वाला तो जिंग ने तोड़ फोड़ मचा दिया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिंग थोड़ा शर्मा रही थी। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि असल में लीन उसके साथ हनीमून मनाए गए नहीं, लेकिन लीन उसे कहता है कि वो उसे प्रॉपर तरीके से पहले परसू करना चाहता है। जिंग उसे लेकर के कंफर्टेबल होगी तो ही वो दोनों वापस से इंटीमेट होने वाले हैं। बेचारे जिंग के तो दिल के अरमानों पर पानी ही फिर जाता है। इधर दूसरी तरफ यान के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें एक लड़की संभाल करके रखने नहीं आता है। अब देखो, लीन ने जिंग को वहां से भगा करके लेकर के गया ना, अब सोचो हमारा क्या होगा। यान को तो इस बात से गुस्सा था कि एक नाजायज औलाद किस तरीके से मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन सकता है। अगले दिन जिंग की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो और लीन सारे मिलकर के उसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट यान भी पाना चाह रहा था। वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, लेकिन जिंग जानबूझ करके वो प्रोजेक्ट उससे छीनना चाह रही थी। रात में जब लीन काम कर रहा था तभी जिंग उससे मिलने के लिए आती है। वहां पर उसे उसके फादर का कॉल आता है। वो उसे कह रहे थे कि उसे जिंग से नहीं किसी और से शादी करनी पड़ेगी। जिंग उस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि ये क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही ट्रीट करते हैं? लीन उसे कहता है, हाँ, ये लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करते हैं, लेकिन तुम मेरे लाइफ में थी तो मुझे इन बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं खुश था तुम्हारे साथ, भले ही तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड बन करके था। जिंग उसे कहती है, डोंट वरी, मैं ना इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाऊंगी। अगले दिन लीन और जिंग मिल करके दोनों
अपनी एक नई कंपनी भी शुरू करते हैं। मतलब ओवरऑल इनकी लाइफ धीरे-धीरे ठीक ही चल रही थी। लेकिन तभी उसी समय पुलिस ऑफिसर्स लीन को फ्रॉड के केस में पकड़ के लेके जाते हैं। जिंग समझ जाती है कि ये सब कुछ यान ने करवाया है। वो लीन से बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। बाहर जब वो यान से मिलती है तो वो उसे धमकी देता है कि अगर वो लीन को छोड़ करके उसके पास वापस नहीं आई तो वो पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर देगा। अभी तो सिर्फ वो जेल ही गया है। जिंग भी उसे क्लियर कर देती है, चाहे जो भी हो जाए वो उसके पास तो दोबारा कभी नहीं आने वाली है। वो कैसे न कैसे करके लीन को जेल से बाहर निकाल लेगी, लेकिन वो यान के पास दोबारा किसी हालत में नहीं आने वाली है। बेल पर जैसे तैसे करके लीन जेल से बाहर तो आ जाता है, लेकिन जिंग को डर था कि कहीं वो उसे वापस से हर्ट करने का कोशिश ना करे। लीन उसे काम डाउन करते हुए कहता है कि डोंट वरी, वो सब कुछ संभाल लेगा और उसे दोबारा जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। जिंग उसके साथ है ना, उसे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों रोमांस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिंग उसके हार्ट के ऑपरेशन का साइन देखती है तो वो उसे बताता है कि वो ठीक है। उसके हार्ट का ऑपरेशन हो गया है। बचपन में बहुत सारे लोगों ने उसका बहुत ही इंसल्ट किया था उसकी हार्ट की बीमारी को लेकर के, लेकिन अब वो कैजुअल है। रात में दोनों साथ ही रहते हैं। यहाँ पर वो जिंग के उस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था। दोनों इन 7 सालों में सारी लाइफ में क्या हुआ वो सारी बातें बता रहा था। लीन का कहना था उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करता था। मरने से पहले उसने अपना हार्ट मुझे डोनेट कर दिया था, जिसका हार्ट मेरे अंदर लगा है, जिस वजह से कि मैं बच पाया। मेरा वो फ्रेंड असल में जीजी को पसंद करता था, लेकिन जीजी उसे पसंद करते हुए भी उसे मना करके उसने यान को चूज कर लिया, क्योंकि यान उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही अमीर थी। अब मेरे लाइफ में तो सिर्फ तुम ही थी, और जिसकी वजह से कि मैं इतनी जल्दी उस हार्ट के ऑपरेशन से रिकवर कर पाया था। कुछ टाइम बाद मैं जानबूझकर के यहाँ जीजी से मिला ताकि उसे इस एहसास दिला सकूं कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जब जीजी को पता चला कि वह इंसान अपने अंतिम समय में भी जीजी के ही पोर्ट्रेट बना रहा था तो उसे इस बात का रिग्रेट होने लगा। कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास भी था कि उसने यान को चुन करके गलती किया है। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन अब वो चीज़ों को रिवर्ट तो कर नहीं सकती थी। लीन को इस बात का डाउट था कि उसका इकलौता फ्रेंड का जान किसी और ने नहीं, यान ने ही लिया है। जिन को ये बातें पता चलता है तो वह लीन का हेल्प करने का डिसाइड करती है। लीन सो रहा था तो उठ करके बाहर जाती है। यान को कॉल करके उससे मिलने के लिए क्लब में पहुंच जाती है। वो उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। वो कहती है कि वो यान के पास वापस आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे बताना होगा कि वो उसके फादर क्या प्लान कर रहे हैं लीन को रास्ते से हटाने के लिए। यान समझ जाता है कि जिंग उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है और उसका फ़ोन लेकर के तोड़ देता है। कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलने का कोशिश कैसे कर रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम लीन को पसंद नहीं कर सकती हो, तुम मेरी हो। ये कहते हुए वो जिंग के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश करने लगता है। जिंग खुद को बचा रही थी। वहां से लीन का एक पुराना दोस्त वहां से गुजर रहा था। ये फिर ये कहे कि लीन उस दोस्त का सेवियर था जो ये चीज़ देखता है, तो वहां पर जिंग को बचाने के लिए चल जाता है। सबके बीच लीन को थोड़ा वक्त मिल जाता है जिंग तक पहुंचने के लिए। तब तक वो जिंग को सेव करने के लिए वहां पर चले जाता है। हालांकि इन सब में यान अब उस लड़के को भी खींचने वाला था, लेकिन लीन उसे कहता है कि हम तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखेंगे। और लड़का कहता है एहसान तो आपका हम पर है, हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे, की वजह से ही हम यहाँ तक अब तक पहुँच पाए हैं। लीन यहाँ पर जिंग का ख्याल कर रहा था। वो थोड़ा सा उस पर गुस्सा भी कर रहा था। जिंग का कहना था कि क्या करूँ मैं, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन वो इस बात को पहले ही जान चुका था। लीन उसे वार्न करता है वो अपनी जान खतरे में ना डाले। अगले दिन उसने जो जिंग के साथ किया था, इस वजह से लीन यान को अरेस्ट करवा देता है। ये बात जिंग को पता चलता है तो उसे थोड़ा रिलैक्स मिलता है। ये बात यान के फादर को भी पता चलता है। वो समझ जाते हैं कि लीन ने ही ये सब कुछ किया है। वो जिंग को कॉल करते हैं, जिंग के फादर को कॉल करते हैं और कहते हैं उसे समझाने के लिए। जिंग को उसका फ़ोन आता है तो वो साफ तौर से कह देती है कि बस मैटर में यान का हेल्प तो किसी हालत में नहीं करने वाली है। उसने जो मेरे साथ किया वो बहुत ज़्यादा ही गलत था। लीन यहाँ पर आता है तो वो जिंग को समझाता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। जिंग उसे बताती है कि उसके फादर ने कॉल करके उसे क्या कुछ बोला था। दोनों सोने के लिए जाते हैं। अगली सुबह जिंग की नींद यान के फादर के कॉल से खुलती है। वो उसे कहती है, अंकल आप तो समझदारी हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं लीन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। अभी यान तो जेल में है। आपको अपनी कंपनी संभालनी है, खानदान का वंश आगे बढ़ाना है, तो आपको किसे चूज करना है यह तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जानबूझ करके यहाँ पर लीन के फेवर में यान के फादर को बोल रही थी ताकि वो लोग लीन को परेशान करना बंद कर दें। ये सारी बातें
लीन तक पता चलती है तो वो अपने फादर को कॉल करके वार्न करता है, किसी हालत में अगर उन लोगों ने जिंग को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो वो उन्हें जाने नहीं देने वाला है। जिंग अपने फादर से बात करते हुए लीन को सुन लेती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर के गई हुई थी। लीन जिंग को बताता है कि यान अभी लंबे समय के लिए जेल गया हुआ है। उसने जो कुछ किया है उस वजह से वो जल्दी जेल से बाहर नहीं आने वाला है। जिंग यहाँ पर लीन के फादर से मिलने के लिए जाती है और उनके साथ डील करती है। वो लोग लीन को जाने दें, जितना फाइनेंशियल लॉस उन लोगों ने लीन का अब तक किया है वो सारी उसे लौटा दे, वरना यान बहुत ही लंबे समय के लिए जेल में सड़ने वाला है। लीन के फादर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो लीन के जितने पैसे उन लोगों ने फाइनेंशियली लॉस कराए थे वो सारी चीज़ें उन्हें लौटाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही में एक प्रॉमिस भी करता है कि वो दोबारा कभी लीन को परेशान नहीं करेगा। दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। जीजी वहाँ से गुजर रही थी। लीन अपने दोस्त के नाम पर जीजी को उसकी सेविंग देते हुए कहता है, ये मेरे दोस्त ने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। वो बंदा तुमसे बहुत प्यार करता था। ये कह के वो पैसे दे के वहाँ से जाने लगता है। तभी यान वहाँ पर आता है और वजीम को रोकने का कोशिश करता है। वो जेल से बाहर निकल चुका था। लीन उसे कहता है कि तुम तो जिंग के साथ रहना डिजर्व ही नहीं करते, तुम इसे प्यार करते हो। तुमने जीजी के जाते ही उसकी सौतेली बहन के साथ संबंध बना लिया। तुम कहते हो कि तुम जिंग से प्यार करते हो। तुम्हारी नफरत अलग थी और तुम्हारा धोखा अलग। वो दोनों उन दोनों को छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। लीन और जिंग इसके बाद हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यान के फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। लीन और जिंग की कंपनी अब सही चल रही थी और कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग।